नमस्कार जी। आज आपको ट्वेल्थ क्लास के नए कोर्स के अनुसार चैप्टर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। मैं सोमव्रत, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, आप सभी का स्वागत करता हूं और इस चैप्टर को विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए इस चैप्टर को हम करते हैं। इसमें जो सिलेबस में शामिल किया गया है वो फिजियोलॉजी के जो फैक्टर, डिटरमिनिंग कंपोनेंट्स और फिजिकल फिटनेस के वो शामिल हैं। कार्डियोवैस्कुलेटरी सिस्टम है, उस पर एक्सरसाइज के क्या इफेक्ट हैं वो शामिल हैं। मस्कुलेटरी सिस्टम पर एक्सरसाइज के क्या इफेक्ट है वो शामिल है। स्पोर्ट्स इंजरियां हर प्रकार की इसमें शामिल है और फर्स्ट एड जो प्राथमिक उपचार है वो भी इसमें शामिल है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो दो शब्द हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये इनमें क्या अंतर है। देखिए, एनाटॉमी को बोलते हैं रचना विज्ञान, रचना, शरीर की रचना का अध्ययन इसमें होता है। और फिजियोलॉजी को बोलते हैं क्रिया विज्ञान, इसमें शरीर की क्रियाओं का अध्ययन होता है। रचना का अभिप्राय ये हुआ, मान लो शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, जो भी पार्ट हैं, फेफड़े हैं, हृदय है, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है, हड्डियां हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उन सब के बारे में जानना। भाई उनकी क्या आकृति है, कितना वजन है, क्या हाइट है, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, वो सब आता है एनाटॉमी, रचना विज्ञान में। उन सब पार्ट्स की, सब अंगों की रचना को हमने जाना। लेकिन जब वो अंग जिनको हमने जाना था वो किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार अपना कार्य करते हैं, उसके बारे में जानना फिजियोलॉजी कहलाता है। देखिए यहाँ पर इनका वर्णन किया गया, इसको नोट कर लें कि ये दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर बने हैं। एनाटॉमी, अना और टोमी। अना का मतलब अलग और टोमी का मतलब काटना, कटे हुए अंगों की रचना करना। जब किसी अंग को काटेंगे उसी के अंदर का तभी हमें पता चलेगा। ये निर्जीव बॉडी पे, मतलब बॉडी के ऊपर ये सब होता है, इसमें प्राण का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन फिजियोलॉजी में जो है प्राण का भरपूर स्थान होता है, इसीलिए इसका नाम फिजियोलॉजी है। प्रकृति इसमें जुड़ी होती है और प्रकृति का अध्ययन इसमें किया जाता है। जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं बॉडी के अंगों के द्वारा, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इस एग्जाम्पल से इसको समझा जा सकता है। अब देखिए, ये हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, जैसे हृदय है, यहाँ पर डाइजेस्ट सिस्टम के अंग है, ये ऊपर लीवर है, इधर स्टोमच है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, किडनी है, यहाँ हड्डियों के बारे में है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न, जैसे यहाँ पर ब्रेन है, इन सब के बारे में, इनकी रचना का जानना, भाई इनकी हाइट क्या है, वजन क्या है, इसकी आकृति कैसी है, लंबाई कितनी है, इन सब को जानना, ये कितने भागों में बटा हुआ है, वो सब आ जाता है एनाटॉमी में। लेकिन ये किस प्रकार कार्य करते हैं, जैसे देखिए किडनी का एग्जाम्पल हम लेते हैं तो किडनी सेम के बीज के समान होती है, बैंगनी कलर की होती है और इसकी जो चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर होती है। इस बारे में इनको जानना, तो ये आ जाता है एनाटॉमी में, रचना विज्ञान में। अब किडनी के कार्यों की बात करते हैं। भाई किडनी क्या कार्य करती है। किडनी ब्लड प्योरीफाई करती है, ब्लड से जो है यूरिया को बाहर निकाल देती है, मतलब अलग कर देती है, तो ब्लड को प्योर करती है किडनी। सबसे पहले बॉडी के अंदर जो ब्लड प्योर होता है वो किडनी के अंदर ही होता है। तो ये इसका कार्य हो गया, ये हमने जाना फिजियोलॉजी में। इसी प्रकार इसके अध्ययन को देखिए। अब हम यदि हार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एनाटॉमी हमें बताएगा कि हार्ट का वजन कितना है। लगभग 300 ग्राम के आसपास हार्ट का वजन होता है, ये हमें एनाटॉमी ने बताया। और जो हार्ट है वो 4 भागों में बटा होता है। ऊपर अलिंद के 2 भाग होते हैं और नीचे निल्ले के 2 भाग होते हैं, ये हमें एनाटॉमी ने बताया। इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो सब हमें एनाटॉमी बताएगी। ये एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, इसके आकार को हमें किसने बताया, एनाटॉमी ने बताया। और यहीं पर हम इसकी बात करें अब इसकी गतियों की, इसकी क्रियाओं की, तो अब ये जो धड़कता है 1 मिनट में मानव हृदय 72 बार धड़कता है, ये हमें बताया फिजियोलॉजी ने। हृदय का जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक, डिस्टोलिक, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, ये हृदय की धड़कनों का मान जो बताया वो हमें फिजियोलॉजी ने बताया। हमारा हृदय 1 मिनट में जो ब्लड की मात्रा पंप करता है, जिसको हम कार्डियो आउटपुट कहते हैं, वो लगभग 5 लीटर होती है, ये किसने बताया,
जो है फिजियोलॉजी ने बताया। तो हृदय के कार्य फिजियोलॉजी में शामिल हुए, लेकिन उसकी रचना जो है वो एनाटॉमी में शामिल हुई है। इसके बाद ये नॉर्मल सी बात है, अगला जो टॉपिक इसमें शामिल हुआ है फिजिकल फिटनेस को लेकर के हुआ है, शारीरिक पुष्टि। तो फिटनेस क्या है, इस फिटनेस शब्द को आप याद रखने, पुष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जब व्यक्ति दैनिक कार्य, जिसका जो भी दिन भर का कार्य है, दैनिक क्रियाएं हैं, मान लो आप जो भी क्रियाएं आपके शेड्यूल में रोजाना की हैं उनको आप कर लें, और करने के बाद भी आपके शरीर में यदि एनर्जी है और अन्य कार्य करने की और कोई दूसरे कार्य को करने की, तो आप मान लीजिए कि आप शारीरिक रूप से फिट हैं, आपकी फिटनेस बिल्कुल ठीक है। यदि व्यक्ति की दैनिक कार्य करने की क्षमता, जिसे थकावट का अनुभव किए बिना वो पूरी कर दे, और उसके बाद भी कार्य करने के लिए अतिरिक्त क्षमता उसके पास बचे, अतिरिक्त कार्य करने की जो क्षमता उसके पास रहे, तो मान लो वो फिजिकल फिट है। फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो हैं शक्ति, सहन शक्ति, गति और लचक। इनको हमने 10वें चैप्टर में समझाया था, पिछली वीडियो में है। और इनको जो फिजियोलॉजी जो कारण हैं, किन कारणों से इन घटकों का निर्धारित करने वाले जो कारण हैं, तो वो इसमें शामिल है। शक्ति को ये सभी चीज़ें निर्धारित कर देती हैं, गति को ये, और सहन शक्ति को ये, और लचक को ये। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको यहाँ पर रोक करके वीडियो नोट कर लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इन चारों के बारे में विस्तार से चैप्टर 10 में आपको बताया गया है। मुख्य टॉपिक पर हम चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो ये कहता है कि कार्डियोवैस्कुलेटरी सिस्टम पर व्यायाम के प्रभाव का वर्णन करें। तो कार्डियोवैस्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ही इसका पूरा नाता है। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, ये जो है कार्डियोवैस्कुलेटरी सिस्टम ही है। इसमें ये जो बीच में है ये हृदय है, ये ऊपर फेफड़े हैं, और नीचे लोअर बॉडी है, और ये जो नीले वाला है इसमें दूषित ब्लड है, और जो रेड है इसमें जो है प्योर ब्लड है। दूषित ब्लड मतलब विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट O2, और रेड वाला है विद O2 अर्थात ऑक्सीजन के साथ। अब इसको देखिए, हृदय के बारे में हम उसी चीज़ को अब जब हमने हाथों से बनाएंगे तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए ये हृदय है, हृदय 4 भागों में बटा होता है। 11th क्लास में इसको कराया जाता है विस्तार से, फिर भी आपको यहाँ जरूर बताया जाएगा। 4 भागों में बटा होता है। ऊपर के भाग को अलिंद कहते हैं, ऊपर के जो 2 भाग हैं इनका नाम अलिंद है, और नीचे के जो 2 भाग हैं इनका नाम निल्य है। तो ऊपर के 2 भाग अलिंद हैं और नीचे के 2 भाग जो हैं निल्य हैं। ये जो हृदय 4 भागों में बटा है, अब देखिए इसमें ये मान लो यहाँ पर बॉडी है, शरीर है। ये जो शरीर है, डायग्राम को थोड़ा अच्छे से, यहाँ पर बॉडी मान लीजिए, बॉडी है। बॉडी से जो सर्वप्रथम ब्लड जाता है, दूषित रक्त, वो ऊपर अलिंद में जाता है, राइट साइड के अलिंद में जाता है। वहाँ से वो फिर नीचे आता है राइट साइड के निल्ले में। राइट साइड के निल्ले से वो फिर यहाँ पर जो 2 फेफड़े होते हैं उनके अंदर जाता है, और यहाँ पर वो ब्लड जो है प्योर होता है, मतलब O2 ऑक्सीजन उसमें मिलती है, और इन दोनों फेफड़ों से फिर वो ब्लड जो है लेफ्ट साइड के अलिंद में आता है। लेफ्ट साइड के अलिंद से फिर वो नीचे लेफ्ट साइड के निल्ले में आता है, और लेफ्ट साइड के निल्ले से फिर वो बॉडी में जाता है। इस प्रकार से इसका सर्कल जो है बनता रहता है, ये ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। तो वो ये कह रहा है कि इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पर यही सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको भी बताया है। बॉडी से ये दूषित रक्त नीले वाला ऊपर यहाँ पे गया है, यहाँ पर जाने के बाद वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये अपर बॉडी में, मतलब दोनों फेफड़ों में जाता है। एक ये लेफ्ट फेफड़े में गया और एक ये राइट फेफड़े में गया। राइट फेफड़े से फिर ये यहाँ पर आया, और ये लेफ्ट फेफड़े से यहाँ पर आया ऊपर वाले
अलिंद में, वहाँ से फिर ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर यहाँ से अरोटा माधवनी होती है, वहाँ से जो है ब्लड बॉडी के अंदर चला जाता है। यही सर्कुलेशन बना रहता है। 11th क्लास में यदि आपने इसको अच्छे से नहीं समझा था तो थोड़ी परेशानी आ रही होगी, लेकिन जिन्होंने समझा होगा वो इसको समझ चुके होंगे। यहाँ पर आप देखिए, इसको आप नोट कर लें मोटे तौर पर कि शरीर से अनाक्सीकृत मतलब दूषित ब्लड बिना ऑक्सीजन के राइट अलिंद में जाता है, वहाँ से राइट नीले में जाता है, वहाँ से लंग्स में जाता है, लंग्स में ब्लड शुद्ध होता है, प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजन उसमें मिलती है। ऑक्सीजन मिलने के बाद वो लेफ़्ट अलिंद में जाता है, लेफ़्ट अलिंद से फिर वो लेफ़्ट नीले में जाता है, लेफ़्ट नीले से वो फिर से बॉडी के अंदर शरीर के अंदर जाता है। यही चक्र चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे चक्र में जो है एक्सरसाइज का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसको जानने के लिए हमें जानना होगा कि कुछ शब्द हैं जिनको हमें जानना होगा। पहला शब्द आता है अपने पास कार्डियो आउटपुट, दूसरा शब्द आएगा स्ट्रोक वॉल्यूम, तीसरा शब्द आएगा हार्ट रेट और चौथा शब्द आएगा ब्लड प्रेशर। इन चारों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इन चारों पर व्यायाम के बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। और पांचवा जो है हम उसको शामिल करेंगे कि हृदय को रोगों से बचाव, क्योंकि एक्सरसाइज करने वाला जो है उसको रोगों से उसका बचाव रहता है, उसको हार्ट अटैक नहीं होता, उसका हार्ट फेल नहीं होता, उसका जो है बीपी हाई नहीं होता, उसका जो है बीपी लो नहीं होता। तो ये इस तरह से हृदय से रोगों को बचाव होता है, हृदय संबंधी रोगों से बचाव होता है। तो अब एक एक नंबर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इन दो से आते हैं, कार्डियो आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम से। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अब देखिए कार्डिक आउटपुट क्या है। हमारा हृदय 1 मिनट में, मानव हृदय 1 मिनट में जो ब्लड की मात्रा पंप करता है उस मात्रा को कार्डियो आउटपुट कहते हैं। 1 मिनट में करता है 5 लीटर। सामान्य मानव का हृदय 1 मिनट में ब्लड की मात्रा को, शुद्ध ब्लड की मात्रा को यहाँ पर वो ब्लड है अच्छे वाला जो यहाँ से जाता है, इससे बाहर निकलता है अरोटा माधवनी है, तो यहाँ से ब्लड की मात्रा को पंप करता है 1 मिनट में, उसको कहते हैं कार्डियो आउटपुट। वो होती है लगभग 5 लीटर। तो यहाँ से देखिए ये 1 मिनट में जो मानव हृदय ब्लड की मात्रा को पंप करता है उसको कार्डियो आउटपुट कहते हैं। तो कार्डियो आउटपुट में जो है बढ़ाव हो जाता है, विस्तार हो जाता है, कार्डियो आउटपुट का लेवल उसका बढ़ जाता है। तो अब सामान्य तो 5 लीटर होता है, लेकिन एथलीट जो होते हैं मतलब अभ्यास करने से खिलाड़ियों का यही 11 लीटर तक पहुंच जाता है। साधारण व्यक्ति में 5 लीटर ब्लड की मात्रा होती है कार्डियो आउटपुट की 1 मिनट के अंदर, लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं जो रोज़ाना प्रतिदिन व्यायाम करते हैं उनकी 1 मिनट के अंदर 11 लीटर तक ये कैपेसिटी पहुंच जाती है। और जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है उतनी अच्छी एक्टिविटी बॉडी से होती है। दूसरे हम आते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम पर। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये क्या है, ये हर सेकंड में मतलब 1 हार्ट बीट, सेकंड नहीं लेंगे हम, सेकंड में से भी 0.8 सेकंड होती है। 1 हार्ट बीट मतलब प्रत्येक धड़कन के साथ जो ब्लड की मात्रा पंप होती है, एक धड़कन में मानव हृदय जो ब्लड की मात्रा पंप करता है, शुद्ध ब्लड की जो मात्रा पंप करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ये होती है 70 ml, ये 70 ml होती है। कार्डियो आउटपुट जो होती है वो 5 लीटर। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होती है वो 70 ml। कार्डियो आउटपुट होती है 1 मिनट में और स्ट्रोक वॉल्यूम होती है 1 धड़कन में। ठीक है जी। और मैंने आपको अभी बताया था कि मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार।
72 बार धड़कता है 1 मिनट में। तो 72 बार धड़कने से वो 5 लीटर ब्लड जो है पंप करता है, उसी को कार्डियो आउटपुट कहते हैं। और एक बार धड़कने से वो 70 ml मिलीलीटर ब्लड पंप करता है। तो 5 लीटर में हो गए 5000 ml, लगभग कहा था मैंने 5000 ml। तो ये हो गया 72 धड़कन में। एक धड़कन में करता है 70, तो 72 में करेगा 70 × 72 5040 ml। यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 5 लीटर 40 ml। तो वहीं पहुँचती है बात। देखिए यहाँ पर देखिए, कार्डियो आउटपुट 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब नीचे वाला जहाँ पर प्योर ब्लड होता है, वहाँ से जो मात्रा हृदय पंप करता है उसको कार्डियो आउटपुट कहते हैं। यह लगभग 5 लीटर होती है। अभ्यास करने से एक्सरसाइज करने वाले की 11 लीटर हो जाती है। स्ट्रोक वॉल्यूम, एक हार्ट बीट में जो ब्लड की मात्रा पंप होती है वो 70 ml होती है। अभ्यास करने से लगभग 110 ml हो जाती है 1 मिनट के अंदर, एक स्ट्रोक के अंदर। तो प्रत्येक स्ट्रोक में जो मात्रा पंप होती है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, और पूरी 1 मिनट में जो मात्रा पंप होती है उसको कार्डियो आउटपुट कहते हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ बन सकता है, कार्डियो आउटपुट बराबर है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट रेट। हार्ट रेट कितना है 72, स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है 70, दोनों गुना करेंगे 5040 आ जाएगा लगभग 5 लीटर। इसी तरह से ये बना है। तो एक बार अब फिर से ध्यान दीजिए, सरल शब्दों में आपको बताया जाता है कार्डियो आउटपुट किसे कहते हैं। मानव हृदय 1 मिनट में जो शुद्ध रक्त की मात्रा पंप करता है उसको कार्डियो आउटपुट कहते हैं। ये लगभग 5 लीटर होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम से अभिप्राय एक हार्ट बीट में जो ब्लड की मात्रा हृदय पंप करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ये लगभग 70 ml होती है। अब हार्ट रेट की बात करते हैं। तो हार्ट रेट 1 मिनट में हृदय जितनी बार पंप करता है उसको हार्ट रेट कहते हैं। 72 बार होता है 1 मिनट में, मानव हृदय 72 बार धड़कता है। तो एक्सरसाइज करने वाले के तीनों ही इंक्रीज हो जाते हैं, और तीनों इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब ज़्यादा ब्लड प्योरीफाई होएगा। ज़्यादा ब्लड प्योरीफाई होएगा तो ज़्यादा एक्टिविटी वो आसानी से कर पाएगा। अगली बात पर अब हम आते हैं, यही इसका विशेष टॉपिक है। अगली बात पर अब हम जो आते हैं वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बीपी जिसको बोलते हैं। तो हृदय जब धड़कता है, देखिए वो जो हृदय पंप करता है, जब ये हृदय पंप कब करेगा, जब हृदय का संकुचन होगा। जब हृदय की दीवारें आपस में इकट्ठा होंगी तो ये दबेगा, तभी तो ब्लड बाहर जाएगा। और जब दबने के बाद ये फिर से विस्तार मतलब फैलाव लेगा, तब ये ब्लड को भरेगा। तो एक तो ब्लड को बाहर फेंकने का हो गया और एक ब्लड को भरने का हो गया। एक तो हृदय के इकट्ठे होने का हो गया और एक हृदय के विस्तार होने का हो गया। ये दोनों ही प्रेशर जो हैं ब्लड प्रेशर कहलाते हैं। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। संकुचन और अकुचन हिंदी में इनके नाम हैं। तो ब्लड प्रेशर ये हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है जब रक्त फेंकता है, मतलब हृदय जब इकट्ठा होगा तो रक्त बाहर जाएगा, तो वो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जब रक्त को वो अंदर भरता है, मतलब हृदय अपना आकार बड़ा करता है, तो हो गया डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। ये होता है सामान्य ब्लड प्रेशर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए 120/80 mmHg। तो 120 हाई है और लो है 120 और लो है 80। 80 से 120 के बीच में ये रहता है। तो 80 से जब कम आएगा तो उसको लो बीपी कहेंगे और 120 से जब ऊपर जाएगा तो उसको हाई बीपी कहेंगे। एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सामान्य बना रहता है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल
रहता है। तो 5 पॉइंट यहाँ पर हमने कौन कौन से इकट्ठे किए, ये महत्वपूर्ण 5 पॉइंट हैं, अब इनको नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट कार्डियो आउटपुट में वृद्धि, दूसरा पॉइंट स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि, इनको लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट हार्ट रेट में वृद्धि, चौथा पॉइंट ब्लड प्रेशर का सामान्य बने रहना, और पांचवा पॉइंट आप यहाँ लिखना रोगों से बचाव, हृदय संबंधित रोगों से बचाव। ये 5 पॉइंट यहाँ पर हमने इकट्ठे कर लिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा अगले जो टॉपिक आता है कि मस्कुलर सिस्टम पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आप इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मसल्स के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। ये मस्कुलर सिस्टम है, इस पर व्यायाम के प्रभाव देखिए। मांसपेशियों के आकार में वृद्धि, एक्सरसाइज करने से मसल का आकार बढ़ता है। एक्स्ट्रा फैट में कमी, जो फालतू फैट होता है वो घट जाता है। शरीर की जो आकृति है वो मजबूत होती है और जिसमें वो आकर्षक दिखाई देती है, एक अच्छी शेप जो है बॉडी प्राप्त करती है और शरीर फिट दिखाई देता है। ऐसे ही उचित शारीरिक मुद्रा, जो पोस्चर जो है, जो उसमें आया था पीछे पोस्चर, वो आई थी विकृतियाँ, मतलब हड्डियों का टेढ़ा होना, एक्सरसाइज करने वाले की वो विकृतियाँ नहीं होती और उनकी जो मुद्रा होती है, जो पोस्चर बॉडी का होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। और थकावट जो है उनकी मांसपेशियों को जल्दी नहीं होती, देर से थकावट होती है। तो ये मस्कुलर सिस्टम पर व्यायाम के प्रभाव थे, बहुत ही सिंपल थे। अब जो है विस्तार से हम वर्णन करेंगे खेलों में लगने वाली चोटें। खेलों में चोटें दो प्रकार से लगती हैं, एक बाहरी और एक अंदरूनी। बाहरी चोटें जो कि त्वचा की चोटें हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती हैं, जैसे रगड़, छिलना, फटना, कटना, ये सब हैं। और अंदरूनी चोटें हैं जो बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, जैसे गुम चोट का लगना, मोच आना और या फिर फ्रैक्चर हड्डी का टूट जाना। तो आगे देखिए इनके बारे में विस्तार से। अब हम यदि ये बात करें भाई खेलों में चोटों लगने के क्या कारण हैं, तो देखिए पुष्टि की कमी, कहने का मतलब ये है कि उसकी जो है एनर्जिक बॉडी नहीं है, क्षमता की उसके अंदर कमी है। वार्म अप वो नहीं करता, यदि कोई वार्म अप किए बिना ही कोई भी खेल खेलता है तो स्वाभाविक है कि उसको चोट लग सकती है। सुरक्षा उसके पास इक्विपमेंट जो हैं सेफ्टी के ना होने से चोट लग सकती है। प्रदर्शन का अधिक दबाव होने से चोटें लग जाती हैं और थकावट होने के बाद भी यदि व्यक्ति प्रैक्टिस करता रहे, अभ्यास करता रहे, तो भी चोट लगने का खतरा बन जाता है। और भी चोट लगने के अन्य भी काफ़ी कारण होते हैं, कुछ हार्मोन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और कुछ व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक रूप से भी डिपेंड करता है, कुछ सामाजिक रूप से भी डिपेंड करता है। तो ये मुख्य मेन आसान पॉइंट यहाँ पर शामिल कर लिए गए हैं। आगे अब बढ़ते हैं खेलों में लगने वाली चोटों पर। तो ध्यान रखिएगा, कोमल ऊतकों की चोटें, कोमल ऊतक, सॉफ्ट टिश्यू। पहली चोटें इस प्रकार में चोटों को वर्गीकृत कर रहे हैं हम। पहली कोमल ऊतकों की चोटें, दूसरी जोड़ों की चोटें, जॉइंट, और तीसरी हड्डियों की चोटें, बोन। इन तीन चोटों को बताया जाएगा, कोमल ऊतकों की चोटें, जॉइंट की चोटें और बोन की चोटें। अब कोमल ऊतकों में मुख्य 6 चोटों को सिलेबस में शामिल किया गया है। रगड़ या छिलना, यह एक त्वचा की चोट है। हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि वो जो चोट का नाम है वो किसकी चोट है। रगड़ और छिलना यह त्वचा की चोट है। रगड़ छिलने से ही आप समझ गए होंगे, अब्रेशन इसे कहा जाता है, यह त्वचा की चोट है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं जैसे मैट बर्न आदि, इसको आप यहाँ से नोट कर लें। अब्रेशन का जो एक निक नेम है इसको स्ट्रॉबेरी के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा आता है जैसे कट लगना, इसमें चमड़ी फट जाती है। तीसरा आता है घाव, ये किसी भी नुकीली चीज़ से मसल को या टेंडन को या फिर नसों को काट देता है, घाव हो जाता है। इन तीनों को यहाँ पर देखिए, ये है रगड़ अब्रेशन, इससे आपको क्लियर पता चल रहा है। इसको आप सभी जानते हैं, नॉर्मल स्वभाव में हल्के से जब हम गिर जाते हैं तभी ये हो जाता है। ये फटना है दूसरे नंबर का जो यहाँ पे शामिल आया था, कट। ये फटना, ये स्वयं इसमें चमड़ी जो है फट जाती है, यहाँ पर एडी फटी हुई है। और तीसरा कट लगना, चमड़ी पर जो है कट लग जाता है, इस कट में टेंडन और नसें भी कट जाती हैं। अब आपको पता होना चाहिए टेंडन किसे कहते हैं और
लीगामेंट किसे कहते हैं। अब देखिए टेंडन और लीगामेंट इन दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है। टेंडन क्या होते हैं, देखिए ये है हड्डी और ये है मसल, ये है मसल और ये है हड्डी। हड्डी को मसल के साथ जोड़ने वाली चीज़ ये तो कहलाती है टेंडन। ठीक है जी। अब देखिए ये है हड्डी और ये है कोहनी का जोड़, या फिर यहाँ पे ले लीजिए ऊपर ही एक हड्डी और ये नीचे आ गई दूसरी हड्डी और ये घुटने का जोड़। ये जो घुटने का जोड़ है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली मसल, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली जो रेशें हैं, इन रेशों को, इन तारों को कहते हैं लीगामेंट। तो हड्डी से मसल जो जुड़ी हुई है, हड्डी को मसल से जोड़ने वाला क्या कहलाता है, टेंडन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं, लीगामेंट। ये अंतर आपको हमेशा याद रखना है, इसको आप नोट कर लें कॉपी में, नोट्स लिख के। भाई टेंडन हड्डी को मसल से जोड़ने वाले टेंडन होते हैं और लीगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले लीगामेंट होते हैं। अब अगली 3 महत्वपूर्ण चोटों को देखिए। कंट्यूशन है, नील पड़ना, कंट्यूशन के नाम से ही इसका क्वेश्चन आता है। तो ये जो है मांसपेशी की चोट है, मांसपेशी की चोट है। जब कोई भी दो वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने से टकरा जाएं और टकराने के कारण जो एक प्रकार से त्वचा फट सी जाती है और मसल के जो हैं टिश्यू जो हैं ऊतक जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, काफ़ी तेज़ी से आपस से टक्कर लगती है आमने सामने, जैसे किसी बॉक्सर ने मुक्का मारा या कोई थप्पड़ का लगना या फिर ग्राउंड से शरीर का जोर से टकरा जाना, आपस में 2 खिलाड़ी भागते हुए आपस में भिड़ जाएं, तो ऐसी चोट जो मांसपेशी में लगती है उसको कंट्यूशन कहते हैं। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट चोटें हैं। दूसरी आती है स्ट्रेन, खिंचाव जिसे कहते हैं, और तीसरी है स्प्रेन, मोच जिसे कहते हैं। देखिए मोच और खिंचाव, इनका डिफरेंस जरूर रखिएगा। मोच जो है वो लीगामेंट की चोट है और खिंचाव जो है वो मांसपेशी और टेंडन की चोट है। मांसपेशी के साथ साथ ये टेंडन जो भी बताया था टेंडन की चोट है। खिंचाव किसे कहते हैं, किसी भी मसल से हम जब ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, मतलब मसल की क्षमता से ज़्यादा उस पर प्रेशर डाल देते हैं तो मसल खिंच जाता है। अधिकतर शोल्डर मसल खिंचते हैं। ऐसी मोच क्या है, किसी प्रकार से मसल मुड़ जाए या जॉइंट कहीं से मुड़ जाए, उस पर लोड पड़ जाए, दबाव पड़ जाए तो लीगामेंट टूट जाते हैं, तो उन लीगामेंट की चोट को ही मोच कहते हैं। इसमें सूजन भी आ जाती है पैर के ऊपर। अब देखिए एग्जाम्पल से, कंट्यूशन है, कोई भी चीज़ यहाँ पर टकराई, मान लो क्रिकेट की बॉल यहाँ पर लग गई और उसने ये निशान बना दिया, इसको कहेंगे कंट्यूशन। प्रत्यक्ष रूप से दो वस्तुएं आपस में टकराने से मसल के टिश्यू टूट जाते हैं। उसके बाद यह है खिंचाव। खिंचाव, इस शोल्डर से, इस हाथ से इतना बल लगा दिया कि यहाँ की जो मसल है वो खिंच गई, यहाँ के जो टेंडन हैं वो टूट गए, तो टेंडन की चोट थी। हड्डी और मसल को जोड़ने वाले वायर टेंडन कहलाते हैं। ये देखिए ये रहा टेंडन, यहाँ पे दर्शा भी रखा है, ये हड्डी है नीचे और ये ऊपर ये रेड वाला मसल है, तो इनको जोड़ रहे हैं ये वाइट वाले, ये टेंडन्स हैं। जब ये शोल्डर जॉइंट ही है यहाँ पर, जो अभी पीछे दिखाया था यही जॉइंट है यहाँ पर, ये इसी शोल्डर का जॉइंट यहाँ पे है, तो ये इस पर अधिक खिंचाव पड़ने से ये जो है टूट जाते हैं टेंडन और मसल पर खिंचाव आ जाता है, इसको हम खिंचाव कहते हैं। स्प्रेन, इसके बाद हम आते हैं स्प्रेन पर। ये हो गया स्ट्रेन, स्ट्रेन खिंचाव हो गया। अब आएंगे स्प्रेन पर। स्प्रेन में ये है लीगामेंट की चोट। यहाँ पर देखो ये लीगामेंट है, ये जो एंगल जॉइंट है इसको जोड़े हुए जो ये वायर है यहाँ पर, ये लीगामेंट है। इस तरह से पैर मुड़ जाता है और ये लीगामेंट जो है टूट जाते हैं। लीगामेंट टूटने से पैर में इस प्रकार से सूजन आ जाती है, तो ये लीगामेंट था, इसको बोलते हैं स्प्रेन। तो ये 3 चीज़ें हमने कराई,
कंट्यूशन, स्ट्रेन और स्प्रेन। और इससे पहले हमने कराया अब्रेशन, लेक्रेशन और इंसिशन। इसमें रगड़, फटना और घाव होना। तो ये तीनों त्वचा की चोट हैं। और यहाँ पर जो है कंट्यूशन जो है वो मांसपेशी की चोट है, स्ट्रेन जो है वो मांसपेशी और टेंडन की चोट है, और लीगामेंट की जो चोट है उसका नाम है मोच, स्ट्रेन। सबसे ज़्यादा खेलों में लगने वाली चोट है वो है मोच। ये भी आप नोट कर लें कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को कौन सी चोट लगती है, तो मोच सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को लगती है। अब आते हैं नंबर 2, BAA जॉइंट की चोटों पर। तो जॉइंट के अंदर जो है डिसलोकेशन होता है। डिसलोकेशन किसे कहते हैं? जब एक हड्डी अपनी जगह छोड़ दे, विस्थापन मतलब अपना स्थान चेंज कर ले, विस्थापन बोलते हैं जगह बदल लेना। तो बोन के जो सॉकेट हैं वो उससे बाहर आ जाता है। मान लो मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से शोल्डर जॉइंट होता है और इसके अंदर हाथ की हड्डी होती है। जब ये हाथ की हड्डी, ये वाली हड्डी इस जॉइंट से निकल जाए, ये जो सॉकेट ऊपर बना हुआ है उससे ये बाहर आ जाए, तो इसको कहेंगे डिसलोकेशन, हड्डी का विस्थापन। तो 3 प्रकार से बॉडी के अंदर डिसलोकेशन होता है: निचले जबड़े का विस्थापन, कंधे के जोड़ का विस्थापन और कूल्हे के जोड़ का विस्थापन। बहुत सिंपल है। शोल्डर डिसलोकेशन देखिए, इसको चित्र से क्लियर कर देंगे। ये शोल्डर का जॉइंट है, ये जो ऊपर वाली हड्डी है ये हाथ इस तरह से सॉकेट रूप से बनी हुई है। इसको बाल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, 11वीं में पढ़ा था। तो इस जो ऊपर सॉकेट बना हुआ है इसके अंदर ये हाथ की नीचे वाली हड्डी जो है ये यहाँ से निकल जाती है, यहाँ से ये बाहर को निकल जाएगी। इस हड्डी का नाम है हुमेरस और ये ऊपर वाली हड्डी इसका नाम है स्कैपुला। स्कैपुला से जब हुमेरस बाहर आ जाती है तो उसको शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं। अचानक झटके या कठोर सतह पर गिरने से भी कंधे के जोड़ का विस्थापन हो सकता है। इस चोट में हुमेरस बोन का ऊपरी हिस्सा स्कैपुला बोन के सॉकेट मतलब उसके सॉकेट वाले क्षेत्र से बाहर आ जाता है, यहाँ से ये बाहर आ जाता है, इससे ये जो है बाहर निकल जाता है। अगला है कूल्हे के जोड़ की हम बात करते हैं। तो शोल्डर के जॉइंट की तरह ही कूल्हे का भी जोड़ होता है। कूल्हे के जोड़ में आप देखिए, ये जो है ये कूल्हे का जोड़ है। तो इसमें जो हड्डी है थाई, जांग वाली हड्डी, इसका नाम फीमर है, फीमर इसको कहते हैं। 48 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी ये हड्डी है फीमर। तो फीमर का हिप जॉइंट वाली जो ये ईलियक बोन है, ईलियक बोन बोलते हैं सारी बोन को, इसके अंदर से ये जब बाहर आ जाए, जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो वहीं से हटी हुई है ये हड्डी। वो जो ये सॉकेट बन रहा है ऊपर और ये बॉल है, ये बॉल उस सॉकेट से बाहर आ जाती है। कहने का मतलब है फीमर जो है वो ईलियक बोन से बाहर आ जाती है किसी दबाव या झटके के कारण, तो उसको हिप डिसलोकेशन कहते हैं। अधिक शक्ति या झटका लगने से डिसलोकेशन हो सकता है। इस चोट में फीमर बोन का ऊपरी सिरा ईलियक बोन के सॉकेट से बाहर आ जाता है। फीमर बोन का ये सिरा ईलियक बोन के इस सॉकेट से बाहर आ जाता है, इसको हिप डिसलोकेशन कहते हैं। और अब हम बात करते हैं जबड़े की। तो जबड़े का ये हिस्सा यहाँ पर इस तरह से एक्चुअल जॉइंट है। अधिक जबड़ा खोलने या फिर जबड़े पर चोट लगने से ये यहाँ से निकल जाता है, निचला जबड़ा जो है हट के बाहर आ जाता है। इसको भी पढ़ लेते हैं। सामान्यतः यह तब होता है जब ठोड़ी किसी वस्तु से जोर से टकरा जाए। कई बार अधिक मुंह खोलने से भी विस्थापन हो सकता है। तो यहाँ क्लियर हो चुका है। 3 प्रकार का विस्थापन होता है जोड़ों के अंदर: कंधे के जोड़ का विस्थापन, कूल्हे के जोड़ का विस्थापन और निचले जबड़े का विस्थापन। डिसलोकेशन हमने बता दिया। तीसरा जो है ये लास्ट चोट है, हड्डियों से संबंधित होती है, बोन से संबंधित। इसी को फ्रैक्चर, इसी को कहा जाता है, हड्डियों की चोटों को ही फ्रैक्चर कहा जाता है। किसी बोन के टूटने या उसमें दरार पड़ने को फ्रैक्चर कहते हैं। चटक जाए, टूट जाए, मुड़ जाए, ये सब फ्रैक्चर ही
कहे जाते हैं। तो फ्रैक्चर काफ़ी प्रकार के होते हैं। सिलेबस में इम्पोर्टेंट फ्रैक्चरों को शामिल किया गया है। स्ट्रेच फ्रैक्चर, स्ट्रेच फ्रैक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्चर है। किसी भी क्रिया को लगातार कई बार करते रहने से हड्डी पर इतना दबाव पड़ता है, इतना तनाव पड़ता है कि वो चटक जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है, उसको हम स्ट्रेच फ्रैक्चर कहते हैं। बोन पर बार बार किसी क्रिया के कारण दबाव पड़ता रहे तो बोन चटक जाती है, जिसे स्ट्रेच फ्रैक्चर कहा जाता है। जैसे बास्केटबॉल में खिलाड़ी बार बार पंजे पर जंप लेता रहता है या कोई भी क्रिया करता रहता है पंजे पर। अब देखिए स्ट्रेच फ्रैक्चर है, यहाँ पर अधिक बार बार एक ही क्रिया करने की वजह से बार बार इस हड्डी पर प्रेशर पड़ता रहा और ये यहाँ से चटक गई, इसको हम स्ट्रेच फ्रैक्चर कहेंगे। अगला फ्रैक्चर है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कच्ची लकड़ी फ्रैक्चर। कच्ची लकड़ी फ्रैक्चर ये बच्चों में होता है। इसमें हड्डी टूटती नहीं है, हल्की सी चटक जाती है या फिर मुड़ जाती है। मुख्य रूप से इसमें हड्डी जो है मुड़ती है। क्यों मुड़ती है? क्योंकि बच्चों की हड्डियों में लचक अधिक पाई जाती है, अधिक लचीली होने के कारण उनकी हड्डी टूटती नहीं है, मुड़ जाती है। इसमें बोन पर दबाव पड़ने से बोन मुड़ जाती है। यह फ्रैक्चर सामान्यतः बच्चों में देखा जाता है क्योंकि बच्चों की हड्डियां बहुत ही मुलायम व कोमल होती हैं तथा अधिक लचकदार होने के कारण बोन टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है। अब ये देखिए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इस प्रकार से हो जाता है। ये हड्डी यहाँ पर मुड़ गई है, हल्की सी चटक गई है, वो भी इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं हुई है। तो ये मुड़ गई हड्डी, मुड़ने की वजह से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। कम्युनेटेड फ्रैक्चर, बहुखंड। बहुखंड का अर्थ ये, बहु माने होता है ज़्यादा और खंड माने होता है टुकड़े, मतलब दो से अधिक टुकड़े। जब एक ही हड्डी दो या दो से अधिक बार टूट जाए तो उसको कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। ये देखिए इस प्रकार से एक ही हड्डी कितने हिस्सों में टूट गई, तो ये कम्युनेटेड फ्रैक्चर है। अगला आता है अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्सिस। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जो है इसमें हड्डी बिल्कुल इस तरह से टूटती है, एक्सिस के बिल्कुल समानांतर। एक्सिस बोलते हैं केंद्र को, हड्डी को बिल्कुल बीच में से तोड़ती है और बिल्कुल सीधी लाइन में तोड़ती है, उसको कहते हैं अनुप्रस्थ फ्रैक्चर। ये देखिए हड्डी को बिल्कुल इस प्रकार से तोड़ा गया है, अनुप्रस्थ फ्रैक्चर। एक है ओब्लिक फ्रैक्चर, इसका नाम है तिरछा फ्रैक्चर। ओब्लिक फ्रैक्चर, इसमें हड्डी जो है ओब्लिक के आकार से टूटती है, इस तरह से हड्डी टूटेगी। ये देखिए तिरछा या तिर्यक फ्रैक्चर, ये इस प्रकार से, इसमें हड्डी ओब्लिक के आकार की टूटेगी। तो अभी इनको अब विस्तार से इन फ्रैक्चरों के बारे में बताया जाता है। यही फ्रैक्चर हैं। देखिए यह स्ट्रेच फ्रैक्चर, हड्डी पर लगातार लंबे समय तक दबाव बनने के कारण हड्डी के अंदर एक दरार पड़ जाती है, उसको स्ट्रेच फ्रैक्चर कहा जाता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये बच्चों में होती है। इसमें हड्डी टूटती नहीं बल्कि मुड़ती है, अधिक लचक होने के कारण ऐसा होता है। बहुखंडीय फ्रैक्चर, एक ही हड्डी का दो या दो से अधिक बार टूटना कम्युनेटेड फ्रैक्चर कहलाता है। ये हो गया। उसके बाद अनुप्रस्थ फ्रैक्चर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इसमें हड्डी जो है 90 डिग्री पर, एक्सिस के 90 डिग्री पर टूटे, बिल्कुल सीधी। ये हो गया इस प्रकार से। और लास्ट है ओब्लिक फ्रैक्चर, तिरछी हड्डी का टूटना, इसमें जो हड्डी है ओब्लिक इस प्रकार तिरछी टूट जाती है। तो ये फ्रैक्चर थे। एक और फ्रैक्चर है, लास्ट है ये पचड्डी फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर इसको कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक फॉर्म का फ्रैक्चर है। इसमें एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी में घुस जाती है। ये देखिए एरो बने हुए हैं, एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी में घुस जाती है, इसको इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। 5 नंबर में इन सभी फ्रैक्चरों को एक साथ पूछा जा सकता है और एक एक नंबर में तो इसमें से कोई सा फ्रैक्चर पूछा जा सकता है। किसी के बारे में भी कोई भी बात डाल के आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये सभी यहाँ पर हो चुके हैं। अब ये सभी चोटें हमने कवर कर ली हैं, यही इसमें महत्वपूर्ण था। अब इन चोटों के उपचार के लिए चिकित्सा का भी पता होना जरूरी है। तो सिलेबस में फर्स्ट एड को शामिल किया गया है। प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? सर्वप्रथम जो चिकित्सा दी जाए, इसमें बचाव भी शामिल होता है। ये नहीं भाई चोट लगेगी तभी हम जो है चिकित्सा करेंगे, बचाव भी एक चिकित्सा का ही हिस्सा है।
तो किसी दुर्घटना, आपदा या अचानक बीमारी से मरीजों को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसकी प्रारंभिक देखभाल ही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। फर्स्ट एड के बारे में विस्तार से यहाँ पर आपको बताया गया है। फर्स्ट एड के अंदर जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में भी बताया गया है। फर्स्ट एड के जो लक्षण हैं वो ये हैं। नॉर्मल चिकित्सा का जो लक्ष्य है वो ये है: जान बचाना, बीमार और दर्द से आराम दिलाना, घायल और बीमार व्यक्ति को संभालने की कोशिश करना, रिकवरी की कोशिश करना, तेज़ी से चिकित्सा उपलब्ध कराना, जैसे डॉक्टर का, उपकरण का, जो भी सुविधाएं हैं उनको, और व्यक्तिगत जो सेवाएं हैं वो। ये नॉर्मल बातें हैं, इनको आप सभी समझ सकते हैं आसानी से पढ़ करके। अब जो उसकी विधियां हैं, ये प्राइस है, माइस है, ये विधियां इसमें शामिल होंगी। इनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो कोमल टिश्यू इंजरी, जो चोट के 3 प्रकार आपको बता रखे थे। कोमल टिश्यू इंजरी मतलब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी था पहला। दूसरा था वो जॉइंट इंजरी जिसमें डिसलोकेशन जो था। तीसरा था बोन इंजरी जिसमें फ्रैक्चर था। अब जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है उसमें इसकी क्या भूमिका है देखिए। इस प्राइस को हम शामिल करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये प्राइस एक विधि है, मेथड का नाम है जो फर्स्ट एड में प्रयोग की जाती है। इस पी का मतलब है प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना। आर का अर्थ है रेस्ट, आराम देना। आई का अर्थ है आइस, बर्फ़। और सी कंप्रेशर, दबाव। और ई एलिवेशन, ऊपर उठाना। इनको आप देखिए किस प्रकार से, नोट भी करते रहना, लिखते भी रहना। ये जो पी है सुरक्षा, भाई जहाँ पर चोट लगने का चांस है उसको पहले हम सुरक्षित अपनी तरफ से करेंगे। हमें पता होना चाहिए, हमें वो सभी इक्विपमेंट्स हमारे साथ होने चाहिए, वो सभी रूल और रेगुलेशन हमें पता होने चाहिए जिनको फॉलो करने से हम चोट से बच सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। चोट लगने के बाद भी उस चोट को और कहीं वो चोट और ना बढ़ जाए, ऐसा ना हो भाई जिस अंग में चोट लगी है उसी को बिना बात ही खींचातानी उस पर लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी सुरक्षा हमें पहले, सबसे पहले उसको सुरक्षित करना चाहिए। उसके बाद उसको रेस्ट देना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट हो, उसमें कोई हलचल ना कराई जाए। अब किसी के पैर में मोच आई है तो ये नहीं भाई उससे दिखा, पहले भाग के दिखा, नहीं पहले चल के दिखा, देखते हैं कितना दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उसको रेस्ट देना चाहिए। 24 से 48 घंटे तक उस पर आइसिंग करनी चाहिए। आइस जो है डायरेक्ट उस पर नहीं करना चाहिए, कोई कपड़ा बीच में ले लेना चाहिए, कोई सूती कपड़ा बीच में ले लेना चाहिए, या फिर आइस पैक जो होते हैं पॉलीथीन को बीच में ले लेना चाहिए। तो उस पर आइसिंग करनी चाहिए। आइसिंग करने से क्या होता है, वो चोट आगे नहीं बढ़ पाती और उसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाता। फिर दबाव, उसको कवर किया जाता है, उस चीज़ को कवर किया जाता है, जैसे गर्म पट्टी उस पर बांध दी, आइसिंग किया, आइसिंग के बाद उस पर गर्म पट्टी बांध दी, जिससे उसको आराम प्राप्त होता है। फिर उसके बाद ऊपर उठाना, जिस पार्ट में चोट लगी है, ऊपर उठाने का मतलब है हृदय से ऊपर उसको लेके जाना है। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में पैर में चोट लगती है तो पैर को ऊपर उठा करके टांग देते हैं, हाथ में चोट लगती है तो हाथ को ऊपर उठा कर टांग देते हैं। उसका मतलब यही है कि हृदय से ऊपर उस अंग को उठाना है, जिससे ब्लड का प्रेशर उसकी तरफ ज़्यादा ना जाए और उसको आराम प्राप्त हो। तो ये प्राइस मेथड आप इसमें यूज करेंगे। उसके बाद माइस है। माइस, ये जो गतिशीलता है, ये प्राइस के बाद यूज किया जाता है, जब चोटों में आराम प्राप्त होने लग जाए। अब उस चोट के अंग को मूवमेंट कराई जाएगी, धीरे धीरे वो मूवमेंट बढ़ाई जाएगी, जिससे रिकवरी काफ़ी तेज़ी से हो सके। और ये तीनों चीज़ें भी उसके साथ चलती रहेंगी। तो रिकवरी के दौरान इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। कोमल ऊतकों की चोटों में ये, जैसे वो था मोच है, खिंचाव है, कंट्यूशन है, इसमें विशेष लाभकारी है। अब जॉइंट की चोट और मतलब जॉइंट डिसलोकेशन और फ्रैक्चर की चोट में हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, उसमें प्रोटेक्शन तो सभी में होता ही होता है, उसमें आराम भी सभी में होता है,
बर्फ़ का उसमें इस्तेमाल कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। दबाव उसको शामिल किया जाएगा, ऊपर उठाने में शामिल किया जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि यदि फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर जिस हड्डी में हुआ है उसके उस हड्डी के दोनों तरफ फट्टियां लगाई जाएं, लकड़ी की सपाट फट्टियां लगा करके उसको पट्टी से बांध दिया जाए, जिससे वो हड्डी ना हिले और फ्रैक्चर ना बढ़े। सुरक्षा उसकी पूरी करनी चाहिए, सुरक्षा उसको पूरी प्रदान करनी चाहिए। ये नहीं भाई रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है और आप उसको कंधे पर उठा करके भग दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हड्डी में चोट लगी है, एक स्पाट जो है उसके लिए बेंच की व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर कोई भी स्पाट ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पर उसको लेटा करके आसानी से हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके। तो इस प्रकार हम उनकी जो है प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा बहुत ही ज़रूरी होती है। देखिए, प्राइस विधि का जो प्रयोग है 48 से 72 घंटे तक जारी रखना चाहिए, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। और माइस के अंदर एक विशेष ध्यान रखें, इस विधि की प्रक्रिया सूजन के कम हो जाने पर ही की जाती है। जब सूजन उतर जाए तभी गतिशीलता, उसकी मूवमेंट तभी कराई जाएगी। जब तक सूजन है तो हम प्राइस का यूज करेंगे, सूजन कम होने पर फिर हम उसमें धीरे धीरे उसकी मूवमेंट कराना आरंभ करेंगे। तो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट्स टॉपिक जो भी थे उनको सबको इसमें लिया गया है और जल्दी से जल्दी समझाने का प्रयास किया गया है। इनको आप कहीं भी रोक करके इसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये जितना भी सिलेबस इसमें कवर किया गया है वो सभी नया सिलेबस है, न्यू कोर्स के अनुसार इसमें शामिल हुआ है। इसके बाद भी यदि आपको कहीं पर कोई भी परेशानी आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर 9213044444 पर अपना मैसेज भेज सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, पूर्ण प्रयास उस समस्या को ख़त्म करने के लिए किया जाएगा। धन्यवाद।